हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रूही क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार कौन से करार जो हैं शून्य होंगे। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि शून्य करार होते कौन से। ठीक है, तो ऐसे करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते वह करार क्या कहलाते हैं? शून्य करार कहलाते हैं। ओके, अब इसे भारतीय संविदा अधिनियम में कहाँ पर परिभाषित किया गया है? तो इसे धारा 2G में जो है शून्य प्रभाव को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार जो कानूनी कार्यवाही द्वारा प्रवर्तनीय नहीं रह जाता वह शून्य हो जाता है, जबकि वह विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं रहता। ओके, तो सीधा सीधा कहने का मतलब है कि ऐसे करार जो कि कानूनी प्रक्रिया या विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते शून्य होते हैं। किसके अनुसार? धारा 2G के अनुसार। ओके, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी यूजफुल वीडियो मिलती रहे। अब आता है हमारा मेन पॉइंट, जो कि है भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार कौन से करार शून्य है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है। पहला पॉइंट से हमारा विवाह का अवरोधक करार शून्य है। दूसरा, व्यापार का अवरोधक करार शून्य है। तीसरा, विधि कार्यवाही के अवरोधक करार शून्य है। चौथा, अनिश्चितता के कारण किए गए करार शून्य है। पांचवा, पद्म के तौर पर किए गए करार शून्य है। छठा, असंभवता कार्य के लिए किए गए करार शून्य है। सातवां, असंभव घटनाओं पर समाश्रित करार शून्य है। नवा, बिना प्रतिफल के किए गए करार शून्य है। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स, ये परिस्थितियाँ हैं जिन परिस्थितियों में अगर कोई करार होता है तो वो शून्य माना जाता है। अब हम इन्हें एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट था हमारा विवाह अवरोधक करार शून्य है। तो धारा 26 के अनुसार ऐसा प्रत्येक करार शून्य है जो अपर्याप्त अर्थात अवयस्क से भिन्न किसी व्यक्ति के विवाह में अवरोध पैदा करता है। ठीक है, मतलब अवयस्क से भिन्न अगर किसी व्यक्ति के विवाह में अगर अवरोध करता है तो ऐसा करार क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, इस धारा के अनुसार भारत में विवाह करने पर प्रतिबंध लगाने वाला करार शून्य घोषित किया गया है। मतलब जो विवाह है उस पर अगर कोई भी व्यक्ति जो है प्रतिबंध लगाता है तो ऐसा करार क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। ठीक है, इस प्रकार यदि दो व्यक्ति विवाह करने पर प्रतिबंध लगाने वाली किसी शर्त को स्वीकार भी करते हैं तो ऐसी शर्त को न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता। ओके, मतलब कि यदि कोई व्यक्ति के विवाह में कोई भी अवरोध पैदा होता है तो ऐसा अवरोध शून्य होगा, अवरोध करने वाला करार शून्य होगा। या फिर दो व्यक्ति किसी विवाह को रोकने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए किसी शर्त को स्वीकार करते हैं तो ऐसी शर्त जो है न्यायालय में लागू नहीं होगी। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट था व्यापार अवरोधक करार शून्य है। तो धारा 27 के अनुसार, धारा 27 क्या कहती है कि हर करार जिसमें कोई व्यक्ति किसी प्रकार की विधिपूर्ण वित्त, व्यापार या कारोबार करने में अवरोध किया जाता है तो उस विस्तार तक शून्य है। मतलब कि यदि कोई किसी के व्यापार में कोई अवरोध पैदा करता है, ठीक है, ऐसा कोई करार करता है तो वह शून्य माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को जो है व्यापार करने की स्वतंत्रता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के व्यापार में आंशिक या पूर्ण रूप से अगर कोई अवरोध कारित करता है, अवरोध कारित करने के लिए कोई करार करता है तो ऐसा करार जो है धारा 27 के अनुसार जो है शून्य माना जाएगा। ओके, आगे थर्ड पॉइंट है हमारा विधिक कार्यवाही के अवरोधक करार शून्य है। तो धारा 28 के अनुसार कोई भी ऐसा करार जो किसी वैधानिक कार्यवाही में अवरोध पैदा कर रहा हो, इस प्रकार का करार शून्य होता है तथा प्रारंभ से ही इस करार का कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, मतलब कि यदि कोई ऐसा करार कर रहा है जिससे कि विधि का जो है, विधिक कार्यवाही जो है उसमें अवरोध पैदा हो रहा है तो ऐसा करार का जो है कोई भी अस्तित्व नहीं होता। ऐसा करार प्रारंभ से ही जो है शून्य माना जाता है। ओके, आगे हमारा क्वेश्चन है अनिश्चितता के कारण किए गए करार शून्य है। ठीक है, तो धारा 29 के अनुसार वे करार जिनका अर्थ निश्चित नहीं है, अनिश्चित किया गया है, संभव नहीं है, शून्य है। ठीक है, निश्चित किया जाना संभव नहीं है, शून्य है। मतलब कि यदि हम कोई ऐसा करार करते हैं जो कि निश्चित नहीं है और उसका निश्चित किया जाना जो है संभव नहीं है तो ऐसा करार क्या होगा? शून्य
होगा। ठीक है, जैसे कि उदाहरण से हम समझे तो ख को क 100 टन तेल बेचने का करार करता है। इसमें यह नहीं दर्शाता कि किस प्रकार का तेल बेचा व खरीदा जाता है, तो करार अनिश्चितता के कारण क्या होगा, शून्य होगा। मतलब ऐसा कोई करार एग्रीमेंट जिसमें कि कोई भी बात स्पष्ट तौर पर नहीं की गई हो तो वह अनिश्चितता के कारण क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है क रामनगर के खाद भंडार का सारा खाद को बेचने का करार करता है। तो यहाँ जो है कोई भी अनिश्चितता नहीं है, मतलब यहाँ पर उसे साफ साफ बताया है, तो ऐसा करार क्या होगा, शून्य नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर अनिश्चितता आ जाती है वो करार धारा 29 के अनुसार क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। ओके, अगला हमारा पॉइंट है पद्म के तौर पर किए गए करार शून्य। तो धारा 30 के अनुसार भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत पद्म के तौर पर होने वाले करार को शून्य घोषित किया गया है। ठीक है, इस प्रकार के अंतर्गत कोई भी लेन देन किया गया है तो इस प्रकार के लेन देन की वसूली संविदा अधिनियम के अंतर्गत नहीं की जा सकती। इस प्रकार का करार प्रवर्तनीय नहीं है। यदि इस प्रकार का करार किया गया है तो उसे संविदा नहीं माना जाएगा। पद्म के तौर पर करार का तात्पर्य बाजी के करार से है और कोई भी बाजी अवैध है। मतलब कि यदि हम पद्म के तौर पर कोई करार करते हैं तो उसमें हम न्यायालय में वसूली के लिए मांग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा करार जो है शून्य माना जाएगा। ओके, अगला हमारा पॉइंट होगा असंभव कार्य करने का करार शून्य है। ठीक है, तो वह करार जो ऐसे कार्य करने के लिए है जो स्वयं असंभव है, शून्य है। मतलब कि ऐसा कार्य जो कि असंभव है उसके लिए अगर हम कोई करार करते हैं तो वह शून्य होगा। ओके, संविदा विधि में उन्हीं कार्यों के करार संविदा बन सकते हैं जिनका पालन करार करते समय संभव हो। यदि करार करते समय पालन असंभव है तो वह करार शून्य करार कहलाते हैं। ठीक है, यदि करार करते समय पालन संभव है तो वह करार संविदा कहलाते हैं। ओके, संविदा का पालन बाद में उत्पन्न किन्हीं परिस्थिति के कारण असंभव हो जाता है तो उसी क्षण से शून्य संविदा कहलाते हैं। ठीक है, मतलब कि यह ऐसे कौन से करार कर सकते हैं, ऐसे करार जो कि संभव है जिनका पालन किया जा सकता है। लेकिन जिस टाइम हमने करार किया उस टाइम तो संभव है, लेकिन अगर बाद में ऐसी परिस्थितियाँ हो जाए कि वह जो करार है संभव नहीं हो पाए तो ऐसा करार क्या हो जाएगा, उसी क्षण जो है शून्य माना जाएगा। उदाहरण के लिए अ और ब आपस में विवाह करने की संविदा करते हैं। विवाह के लिए नियत समय से पूर्ण अ जो है वो पागल हो जाता है, तो यहाँ पर संविदा क्या होगी, शून्य होगी। क्यों? क्योंकि जिस टाइम इन्होंने करार किया उस टाइम तो पालन हो सकता था, लेकिन बाद में परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि जो करार है उसका पालन नहीं हो पाया तो वह जो संविदा है उस समय क्या हो गई, शून्य मानी जाएगी। ओके, अगला हमारा पॉइंट है असंभव घटनाओं पर समाश्रित करार शून्य है। तो धारा 36 के अनुसार ऐसे करार जो किसी असंभव घटना के होने या न होने के लिए किए गए हैं तो वह करार शून्य है। ठीक है, उदाहरण के लिए क करार करता है कि यदि क की पुत्री ग से ख विवाह कर ले तो वह ख को 1000 रुपये देंगे। करार के समय ग मर चुकी है तो यह करार शून्य होगा। मतलब ऐसी कोई घटना हो जाए जो कि असंभव हो और उस पर समाश्रित कोई करार होता है तो वह धारा 36 के अनुसार क्या होगा, शून्य माना जाएगा। ओके, लास्ट पॉइंट है हमारा बिना प्रतिफल के किया गया करार शून्य है। तो धारा 25 के अनुसार ऐसे करार जो कि बिना प्रतिफल के किए गए हैं वह करार जो है शून्य है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी है जो कि आप हमारे एक वीडियो है प्रतिफल से आप क्या समझते हैं, इसके आवश्यक तत्व बताइए, उसमें जो है इसको विस्तार से बताया गया है। तो आप ज़्यादा अधिक जानने के लिए उस वीडियो की भी हेल्प ले सकते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमारी जो ये वीडियो थी वो यहीं ख़त्म होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी वीडियो से ज़रा भी हेल्प होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अदर लोगों की भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।